हाँ तो नमस्कार जी, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th हिंदी चैप्टर नंबर 3 संपूर्ण क्रांति, जो एक आंदोलन की कहानी है यानी कि भाषण है, जो जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में दिया था। और इस भाषण को आपके चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया गया है। इसके सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे। आंदोलन का नेतृत्व वह किस शर्त पर स्वीकार है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, आंदोलन के नेतृत्व के विषय में जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात मानी जाएगी, छात्रों की बात तो अधिक मानी जाएगी, जितना भी समय हो सके उतना समय बिताया जाएगा, उससे बहस भी की जाएगी, उनकी बात समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास किया जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी जो थे, उनका कहना है कि सबसे अधिक छात्रों का बात सुना जाएगा और उनकी बात को समझी जाएगी और सबसे अधिक छात्रों को बात के ही माना जाएगा। जन संघर्ष समिति की बात भी सुनी जाएगी, यानी कि जो जनता कहेंगे उनकी भी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, लेकिन फैसला मेरा ही होगा। जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि छात्रों का भी बात सुना जाएगा और जो आम जनता है उनका भी बात सुना जाएगा, मगर फैसला मैं ही करूँगा। सबको जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगी, जहाँ की बहस भी होगा, पर अंतिम फैसला मैं ही करूँगा, यानी कि अंतिम फैसला जयप्रकाश नारायण का ही होगा। यह नहीं हो सकता तो पता नहीं हम किधर बिखर जाएंगे। जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि यदि फैसला हम नहीं करेंगे, यानी कि फैसला कोई एक आदमी नहीं करेगा, सबका फैसला अलग अलग होगा, तो सब कोई अलग अलग बिखर जाएंगे। इसलिए जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि बात सबकी सुनी जाएगी, लेकिन फैसला मैं ही करूँगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका से लौटे थे तो उनका कहना था कि हमारा देश गुलाम है और जो हमारे देश के लिए लड़ेगा, यानी कि देश की आज़ादी के लिए लड़ेगा, उसी पार्टी में हम शामिल होंगे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी अमेरिका से लौटने पर सोचा था कि जो देश गुलाम है, यहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी को हरगिज़ यहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। जब जयप्रकाश नारायण अमेरिका से लौट के आए तो देखे कि यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो आज़ादी की लड़ाई में नहीं है, क्योंकि नेतृत्व बुर्जुआ क्लास के हाथों में था, पूंजीपतियों के हाथ में होता था। अतः कम्युनिस्ट पार्टी को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी यह कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को लड़ाई से अलग नहीं रहना चाहिए और अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी स्वतंत्र के दीवाने थे, वे आज़ादी चाहते थे। उस समय आज़ादी के लिए संघर्ष कांग्रेस ही कर रही थी, अतः उन्होंने वर्ग हमारा अंधकार में भटका रहा है। वह ऐसा कोई स्थान नहीं जहां हर जगह भ्रष्टाचार फैला हो, फिर उनकी जड़ें कहां तक खोजी जाए। जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि उस समय भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ था कि उनकी जड़ें कहाँ नहीं खोजी जाए, हर जगह फैला हुआ था। उनकी जड़ें गांव, सड़क, खेत खलिहान, अस्पताल, पुलिस विभाग एवं
हर जगह भ्रष्टाचार ही फैला हुआ था। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। और तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, दलविहीन लोकतंत्र की कल्पना सर्वोदय का सिद्धांत है। उनकी सामान्यता है कि ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधि स्थापित हो सकता है। मार्क्सवाद भी दलविहीन लोकतंत्र को मानते थे। यह लोकतंत्र का एक मूल उद्देश्य भी है। यह मानते हैं कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाता है, उसी यात्रा में राज्य स्टेट का अस्तित्व धूमिल होता जाता है और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी स्थापित हो जाती है। वह समाज निश्चित रूप से लोकतांत्रिक होगा, साथ ही दलविहीन होगा। जयप्रकाश नारायण जी का कहने का अर्थ है, मान लीजिए कोई किसी पार्टी से ना लड़कर और चाहे हम ऐसे ही चुनाव लड़ सकते हैं निर्दलीय, तो वो भी लड़ सकते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने है, बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख जेपी जी ने अपने भाषण में किया है। जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होगा वह उसका विरोध करेंगे। बापू ने इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे। वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाते थे और समझाया भी है। जवाहरलाल नेहरू बड़े भाई थे। जयप्रकाश नारायण जी का कहना है, जो काम गलत होता था उस पर जयप्रकाश नारायण जी कोई ऑप्शन डालते थे तो नेहरू जी उन्हें प्यार से समझाते थे और समझाया भी है। वे जेपी को छोटे भाई की तरह मानते थे। पंडित जवाहरलाल जो थे उस जयप्रकाश नारायण को अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। जवाहरलाल जी का बड़ा ही स्नेह था उनके ऊपर, यानी कि जैसे अपने छोटे भाई को लोग मानता है, ठीक उसी तरह जयप्रकाश नारायण जेपी जी को मानते थे। अब यानी कि अपने छोटे भाई की तरह मानते थे। वे जेपी जी को काफ़ी मानते थे। जेपी जी भी उनका आदर करते थे। जेपी जी भी उनको अपने बड़े भाई की तरह मानते थे। ये भी उनका आदर करते थे। उन्होंने भी जेपी जी का आलोचना का बुरा नहीं माना। तो इसका राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, संघर्ष समिति से जयप्रकाश जी की निम्नलिखित अपेक्षाएं थी। जब चुनाव आए, संघर्ष समितियां मिलकर आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए गए हैं इनमें से किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं बनती तब कोई ऐसा रास्ता खोजा जाए जिसमें आपस में फूट के बिना समितियों अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके। कहने का अर्थ है, जब चुनाव आता है तो सब आदमी के सहमति से उम्मीदवार खड़ा किया जाए और इसमें ऐसा नीति अपनाया जाए जैसे उम्मीदवार आपस में ना लड़े, एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेंगी। वे चाहते थे कि चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी कि जनता और छात्रों में संघर्ष समितियां के उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। साथ ही विजय प्रत्याशी की गतिविधियों पर समितियां कड़ी नज़र रखेगी। यानी कि कहने का अर्थ है, जेपी जी का एक समिति का गठन किया जाए जो जीते हुए प्रत्याशी के हर एक
गतिविधियों पर नज़र रखे और ये निगरानी रखे कि वो कहीं गलत फैसला न उठा लें। यदि उस क्षेत्र के प्रतिनिधि गलत रास्ते पर पकड़ा जाता है तो उसको त्यागपत्र देने हेतु बाध्य करेगी। यानी कि कहने का अर्थ है, मान लीजिए कोई जीता हुआ जो प्रत्याशी है वो कोई गलत रास्ते पर चलता है तो उनको समितियां जो है वो त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित करेगी। उनका काम मात्र शासन के संघर्ष करना नहीं हो सकता, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरोध संघर्ष करना होगा। इस प्रकार उनका सामने बराबर संघर्ष बना रहेगा। गांव के छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वह पुलिस से ही घूसखोरी चाहती है, समितियों का संघर्ष उनके खिलाफ जारी रहेगा। साथ ही जिन बड़े किसानों ने बेनामी का फर्जी बंदोबस्त की है उनकी भी विरोध होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि जितने भी बड़े किसान हैं जो फर्जी बंदोबस्त करा रखे हैं उनका भी खिलाफ होना चाहिए। ख़त्म करने हेतु संघर्ष भी करेंगे। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, यह समितियां उन अन्यायों के भी रोकेगी। यानी कि गांव में जो अन्याय होते हैं उस पर भी ये समितियां काम करेगी। निर्दयी संघर्षीय समितियों अस्थायी रूप से, यहाँ पे आपका आकार छूट के रूप से कायम रहेगी और मात्र लोकतंत्र हेतु ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, बल्कि संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेगी। कहने का अर्थ है कि एक समिति बनाया जाए जो जीते हुए प्रत्याशी के हर एक गतिविधियों पर नज़र रखे, कहीं वो गलत कदम ना उठा ले। यदि कोई वो गलत कदम उठा लेते हैं तो जो समितियां है वो उनको त्यागपत्र देने के लिए प्रेरित करेगी और उनसे त्यागपत्र दिलाएगी। और ये भी उनका मानना है कि मान लीजिए कोई गांव में गलत काम कर रहा है या गलत किसी के धन संपत्ति पे कब्जा कर रहा है तो उनको भी प्रेरित करेंगी कि यहाँ पे गलत तरीके से काम कर रहे हैं, या बड़े किसान होते हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। दिनकर जी का निधन कहाँ और किस परिस्थितियों में हुआ? तो दिनकर जी रामनाथ योगेंद्र के यहाँ मेहमान बन के गए थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। रात को दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। योगानंद जी ने उन्हें बिलीगंडन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। वहाँ सारा इंतज़ाम था पर सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी की हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाई और वह स्वर को सिधार गए। और 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इनके गुणगान हेतु क्या सुझाव देंगे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मूलतः इसका उत्तरदायी सरकारी नीतियां ही हैं। इसके कारण ही भूखमरी है, महंगाई है, रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं चलता। सरकारी दफ्तर, बैंक अर्थात प्रत्येक स्थल पर यह पसरा हुआ है और विकराल रूप से पसरा हुआ है। जेपी जी का कहने का अर्थ है कि हर जगह रिश्वतखोरी फैला हुआ है, बैंक, पुलिस अधिकारी, अस्पताल, हर जगह, और यह बहुत विकराल रूप में फैला हुआ है। हर प्रकार अन्याय के नीचे जनता दब रही है।
शिक्षण संस्थाएं तक भ्रष्टाचार हो गई है, फिर बचा ही क्या है। यानी कि स्कूल तक भ्रष्टाचार हो गया है, कॉलेज तक भ्रष्टाचार हो गया है, तो फिर बचा ही क्या है। युवा वर्ग हमारा अंधकार में भटक रहे हैं। वह ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार न पसरा हो, फिर उसकी जड़ें कहाँ खोजी जाए। जयप्रकाश नारायण जी का कहना है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं फैला हुआ है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ खोजी जाए। उसकी जड़ें गांव से लेकर सड़क, खेत खलिहान, अस्पताल और पुलिस विभाग में उसकी जड़ें का जाल बिछा हुआ है। कहने का अर्थ है कि सब जगह भ्रष्टाचार का जाल बिछा हुआ है। 8वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न के आधार पर स्पष्ट करें, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन ही हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां तक भी चलाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण के भाषण जो उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। उस समय जो सरकार थी उनकी गतिविधियाँ, क्रियाकलापों की आलोचना करते हुए जेपी जी कहते हैं कि आज हम सभा भी नहीं कर सकते हैं। सभा में आने वाली जनता को रोका जाता है, उन पर बल का प्रयोग किया जाता है। डेमोक्रेसी में सभा करने का अधिकार जनता को प्राप्त है, जो व्यक्तिगत शांतिमय कार्य में भी बाधा डालते हैं और कार्यक्रम में आने वाले को बंदी बना देते हैं, उन पर लाठियां बरसाते हैं। क्या अपराध है उनका? मात्र यही वो सभा में आते हैं, अतः प्रजातंत्र के वास्तविक शत्रु हैं। जेपी जी का कहना है कि मान लीजिए हम कोई भाषण करते हैं या कोई सभा बुलाते हैं तो उसमें आम जनता नहीं आ सकती है। सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उन पर लाठियां बरसाते हैं, उनको बंदी बना लेते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं और उनको सभा में सम्मिलित होने से रोकते हैं। और 9वां प्रश्न आपके सामने है। पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करें। व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ना है, सिद्धांतों से झगड़ना है, कार्यों से झगड़ना है। तो प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण जी के भाषण उन्होंने सन 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। यहाँ पे गलत हो गया है, रिया हो गया है। जयप्रकाश नारायण जी ने अपने पटना के भाषण में यह कहा था, आज जो कुछ देश में हो रहा है वह गतिविधियाँ काम कम और स्वार्थ अधिक है, उसे करता धरता हमारे शासक और श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इनके इशारे पर ही हो रहा है, वे ही उनके लिए पूर्णतः उत्तरदायी हैं। परंतु मैं उन्हें कम दोषी मानता हूँ। मैं तो उन गतिविधियों को दोषी मानता हूँ जिनके आधार पर सताने वाले यह सब कुछ कर रहे हैं। अतः वास्तविक दोषी व्यक्ति नहीं हैं बल्कि नीतियाँ हैं। जेपी जी का कहना है कि जो मेन दोषी हैं, जो आम जनता को सता रहे हैं, वो उनकी गलती नहीं है,
वो उन नीतियों की गलती है कि जिन नीतियों के आधार पर वो आम जनता को सताते हैं। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरा किसी व्यक्तिगत से झगड़ा नहीं है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई और हो। हमें तो गतिविधियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूँगा अपनी अकल के मुताबिक। जेपी जी का कहना है कि कोई भी हो जो कार्य गलत कर रहा हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे कोई भी हो, उनका विरोध मैं करूँगा जितना नॉलेज मेरे पास है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आपको संपूर्ण हिंदी का PDF चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और संपूर्ण हिंदी का PDF पा सकते हैं।